हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेंद्र कुमार पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सबको मेरा पिछला वीडियो जो नवोदय से संबंधित प्रीवियस ईयर पेपर का प्रैक्टिस सेट चल रहा है समझ में आ रहा होगा। देखिए, आज हम नया टॉपिक चालू करेंगे। गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड और अपवर्त क्या होते हैं, उससे रिलेटेड जितने विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न है सबको हम हल करेंगे बारीकी से। देखिए, उसको हल करने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्म पता होना चाहिए, जैसे है गुणनखंड क्या होता है, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है और गुणज या अपवर्त किसे कहते हैं। तो देखिए, पहले लिखा है गुणनखंड। तो गुणनखंड अगर हम बात करें तो किसी संख्या को जो संख्या पूरी पूरी काट दे वह उसका गुणनखंड कहलाती है। यहाँ पर लिखा भी है, किसी संख्या को पूर्णतया विभाजित करने वाली संख्या उस संख्या का गुणनखंड होता है। जैसे हम उदाहरण के तौर पर देखें तो जैसे मान लीजिए हमारे पास एक संख्या 6 है, तो इसको कौन कौन पूरा पूरा काट सकता है। तो एक काट सकता है पूरा पूरा, और 2 भी काट सकता है, और 3 भी विभाजित कर सकता है, और स्वयं 6 भी विभाजित कर सकता है। तो 6 के जो गुणनखंड होंगे वो क्या होंगे, 1, 2, 3 और 6। ये बात समझ में आई। गुणनखंड क्या होता है। अगला देखिए, उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड अर्थात देखिए, वह संख्या जो दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं में प्रत्येक का गुणनखंड हो। वह संख्या जो दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं में प्रत्येक का गुणनखंड, उसे हम उभयनिष्ठ गुणनखंड कहते हैं। जैसे हम बात कर ले 12 का, तो 12 को देखें तो कौन कौन काट सकता है, 3 भी काट सकता है और 4 भी काट सकता है। तो अगर हम कहें 3 और 4 का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, तो क्या आंसर आएगा निकल कर 12। क्यों? क्योंकि इसको 3 भी काट रहा है, 4 भी। तो यहाँ लिखा, वह संख्या जो दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं में प्रत्येक का गुणनखंड हो। जैसे 2 या 2 से अधिक संख्या है, वो अगर ये दोनों संख्या 3 और 4 12 का गुणनखंड है कि नहीं, है ना, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, उभयनिष्ठ गुणनखंड। अगला देखिए, अभाज्य गुणनखंड। तो इसका सिंपल परिभाषा है, यदि किसी संख्या का गुणनखंड अभाज्य हो तो उसे हम क्या कहेंगे, अभाज्य गुणनखंड। जैसे हम उदाहरण के तौर पर देखें तो 12 को अगर काटे तो कौन कौन काट सकता है, 2 गुणे 3 गुणे 2 काट सकते हैं। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड कौन होगा, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 3 होगा। ये अभाज्य गुणनखंड होगा। मतलब कि यदि किसी संख्या का गुणनखंड अभाज्य संख्या हो तो वो क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए, ये लास्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, गुणज या अपवर्त किसे कहते हैं। गुणज या अपवर्त किसे कहते हैं। तो किसी संख्या से पूरी पूरी विभाजित होने वाली संख्या उस संख्या का गुणज या अपवर्त कहलाती है। किसी संख्या से पूरी पूरी विभाजित होने वाली संख्या उस संख्या का गुणज या अपवर्त कहलाती है। कहने का तात्पर्य, अगर हम 2 का गुणज पूछें तो 2 का गुणज मतलब 2 का गुणज 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। इसी प्रकार से आगे बढ़ेगा। मतलब ये सभी संख्याएं क्या होंगी, 2 के गुणज होंगी। तो यही चीज इसमें लिखा है, किसी संख्या से पूरी पूरी विभाजित होने वाली संख्या उस संख्या का गुणज या अपवर्त कहलाते हैं। जैसे हम 2 का लिखें तो 2 का जितनी संख्या लिखेंगे वो 2 से कटनी चाहिए, तो 2 का क्या हो जाएंगी, गुणज हो जाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। देखिए, एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है और प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणनखंड होती है। प्रत्येक संख्या स्वयं का भी क्या होती है, गुणनखंड होती है। और प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणज होता है, ये भी याद रखिए। जैसे यहाँ पर 2 लिखे तो इसका 2 का गुणज 2 होगा, क्योंकि 2 को 2 क्या करेगा, काट देगा। आशा करता हूँ ये टॉपिक अच्छे समझ में आएंगे। चलिए, इससे संबंधित हम कुछ प्रश्न कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, 9 तथा 7 दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणज a है।
मतलब कि उभयनिष्ठ गुणज क्या होना चाहिए, ए जो होगा वो दोनों से कटेगा, 9 और 7 दोनों से। तो यह संख्या 1200 और 1300 के बीच में होनी चाहिए, लिखा है ना बीच में, यहाँ पर बीच में होनी चाहिए, वह संख्या बताइए। और ऑप्शन दिया है 1197, 1260, 1206 और 1266। तो 1100 जो 97 वो 1200 1300 के बीच में नहीं है, तो 1197 क्या होगा, होगा ही नहीं। 1197 नहीं होगा क्योंकि वो रेंज में नहीं है, 1200 और 1300 के बीच में ये नहीं है। और दूसरा ऑप्शन है 1260, 1260। अब देखिए तो इसमें 9 और 7 दोनों से कटना चाहिए, तो 9 और 7 से ऐसी संख्या बताइए जो दोनों से कट जाए। तो 9 से 63, तो इसमें 63 से हम भाग दे देंगे, अगर कटेगा तो ये सही है, तो 2 बार में जाएगा, कट जाएगा। मतलब कि ये जो 1260 है ये संख्या ही होगा ए। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 के पहले 4 गुणज का योग लिखिए। तो 6 का पहला 4 गुणज क्या होगा, ये पहला था, दूसरा 6 होगा, 12 होगा, 18 होगा और 24 होगा। तो इसको योग, योग मतलब जोड़, तो इसको पहले कॉमन कर लीजिए। यहाँ पर होगा 1 2 3 4, इसको जोड़कर 6 का गुणा कर दीजिए, जो आएगा आंसर। तो 4 3 7, 7 2 9, 9 1 10। तो योग निकालना है, तो 6 गुणे 10, 10 छंग 60। तो दूसरे का होगा पहले 4 गुणज का योग कितना होगा, 60 होगा। अब तीसरा देख लीजिए प्रश्न, तीसरा में कह रहा है 6 के प्रथम 5 गुणजों के योग से आने वाली संख्या के दहाई तथा इकाई के अंकों का अंतर बताइए। दहाई तथा इकाई के अंकों का अंतर, अंतर मतलब घटाना। तो 6 के 5 गुणज लिखिए, तो 6 होगा, 12 होगा, 18 होगा, 24 होगा और 30 होगा। अब इसमें से 6 कॉमन कर लीजिए, 1 2 3 4 5, इन सबको जोड़ लीजिए, 5 4 9, 9 5 14, 14 1 15। तो योग निकालना है, तो 6 गुणे 15, 15 छक्का 90। और इसमें इकाई का अंक 0, दहाई का अंक 9, तो इसका अंतर, तो 9 में से 0 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 9। तो इसका आंसर जो निकल कर आएगा क्वेश्चन नंबर तीसरे का 9 आएगा। अब लिखा है 13 के प्रथम 7 गुणजों का योग निकटतम में बताइए। तो निकटतम में बताने का मतलब इसमें पहले 13 का गुणज लिख लीजिए, 7 ठो, 13 26 39 52 65, फिर उसके बाद 78, फिर 91। 13 कॉमन कर लीजिए, तो होगा 1 2 3 4 5 6 7, इनको जोड़ लीजिए, योग बराबर 7 6 13, 13 5 18, 18 4 22, 22 3 25, 25 3 28, गुणा कर लीजिए इसका, 13 8 104, फिर 13 दूना 26, 26 10 36। तो इसमें जो ऑप्शन दिया है 365, और निकटतम में पूछा है तो 364 के निकटतम कौन होगा, 365। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर क्या होगा, 365, नहीं तो एक्यूरेट वैल्यू जो आएगी 364 आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है 30 के गुणक हैं, मतलब कि 30 को कौन कौन सी संख्या काट सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में अगर हम देखें तो 30 को कौन कौन काट सकता है, तो पहले तो वो स्वयं 1 से कटेगा, फिर इसको 2 भी काट सकता है, फिर 3 भी काट सकता है, 5 भी काट सकता है, 6 भी काट सकता है, 10 भी काट सकता है, 10 33, फिर उसके बाद 15 भी काट सकता है, 15 दूना 30, फिर उसके बाद स्वयं 30 काट सकता है, 30 से कम 30। तो ये जो संख्या है 1 2 3 5 6 10 15 20 30, तो ये क्या होंगे, 30 के गुणक हैं, क्या होंगे, गुणक। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है एक संख्या 50 से कम है, 7 की गुणज है, के 3 गुणनखंड है, वह संख्या क्या होगी। तो इसका हम गुणनखंड करेंगे, तो इसमें जो ऑप्शन दिया है 14 दिया है,
और फिर उसके बाद 42 है, फिर उसके बाद 49 है, फिर 70। तो अगर देखा जाए तो इसका अगर 14 का गुणनखंड करें अभाज्य गुणनखंड तो क्या होगा, 2 गुणे 7 होगा। और 42 का करें तब तो होगा 2 गुणे 3 गुणे 7 होगा। 49 का करें तब 7 गुणे 7, 70 होगा ही नहीं क्योंकि 50 से कम की बात कर रहे हैं। तो इसमें 3 किसमें है, 1 2 3, तो हमारा आंसर निकल कर आएगा 42। आशा करता हूँ आप सबको ये समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट के माध्यम से भी बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 7वां, 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग। तो 6 के प्रथम 5 गुणज लिख लीजिए, 6 12 18 24 और 30। तो योग निकालना है, पहले 6 कॉमन कर लीजिए इसमें, तो 1 2 3 4 5, इन सबको जोड़ लीजिए और 6 का गुणा कर लीजिए। तो 5 4 9 9 3 12 12 3 15, 15 छक्का 90, ये होगा 5 4 9 9 3 12 12 2 14 15, 15 छक्का 90 आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 लिखा, क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है 12 तथा 15 के सर्वनिष्ठ गुणनखंड। सर्वनिष्ठ मतलब उभयनिष्ठ। तो 12 को अगर हम लिखें, क्वेश्चन नंबर 8 है, 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3, और 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 5। तो सर्वनिष्ठ में कौन आएगा, दोनों में जो उभयनिष्ठ हो, तो सर्वनिष्ठ गुणनखंड कितना निकल कर आएगा, 3। तो इसका उत्तर क्या होगा, 3 होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, 37,800 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो 37,800 इसको काट दीजिए गुणनखंड के माध्यम से। तो 2 2 1 का 2, 2 8 16, 2 9 18, 0 0, फिर 2 से कटेगा, 2 9 18, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, फिर 2 से कटेगा, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, 2 पंजे 10, फिर 3 से कटेगा, 3 1 का 3, 3 पचे 15, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, फिर 3 से काट दीजिए, 3 पचे 15, 3 दूना 6, 3 पचे 15, फिर इसके बाद देखिए 5 5 10, 10 2 12, फिर 3 से कटेगा, 3 1 का 3, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, फिर इसके बाद 5 से काट दीजिए, 5 त्याई 15, 5 पचे 25, फिर 5 से काट दीजिए 7, फिर 7 से काट दीजिए। तो ये जो आया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7, ये हमारा क्या होगा, इतने का अभाज्य गुणनखंड होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से 316 का कौन गुणनखंड नहीं है। तो 316 का भी गुणनखंड कर लीजिए। तो 2 से कटेगा, 2 1 का 2, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, फिर उसके बाद 2 से कटेगा, 2 सत्ते 14, 2 9 18, फिर डायरेक्ट 79 से कटेगा। अब देखिए इसमें ऑप्शन लिखा है 1, तो बताया गया है कि किसी भी संख्या का एक गुणनखंड होता है और स्वयं संख्या भी होती है। तो 1 तो सही है, 158 से भी 316 कटेगा, ये भी सही है, 79 से भी कटेगा 316, लेकिन 8 से नहीं कटेगा। तो यहाँ पर आंसर जो निकल कर आएगा हमारा 8 होगा, क्योंकि पूछा है 360 का गुणनखंड नहीं है। अगला क्वेश्चन है 4 के घाते 11, 7 के घाते 5 गुणे 11 घाते 3 के अभाज्य गुणनखंड कुल कितने हैं। देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है 4 के घाते 11 और 7 के घाते 5 और 11 के घाते 3, इसमें कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है। तो इस टाइप से अगर प्रश्न पूछेगा तो सबसे पहले देखिए कि इसमें जो आधार में संख्या है, ऊपर वाले को घात नीचे वाले को आधार बोलते हैं, तो आधार में जो संख्या उसका गुणनखंड होगा कि नहीं। तो यहाँ पर देखेंगे 7 का नहीं होगा, 11 का नहीं होगा, लेकिन 4 का होगा। तो 4 को हम 2 गुणे 2 लिख सकते हैं इस तरीके से। तो ये 7 की घात 5 गुणे 11 की घात 3, तो ये जो होता है गुणा हो जाएगा। 11 का गुणा 2 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 11 दूना 22 और 7 घाते 5 11 घाते 3,
अब ये जो पावर में संख्या है, अब देखिए इसका कोई गुणनखंड नहीं होगा आधार का। अब जो पावर में संख्या उसी को जोड़ेंगे तो वो गुणनखंड बता देगा। तो अभाज्य गुणनखंड बराबर 22 प्लस 5 प्लस 3। तो जोड़ेंगे 22 5 27, 27 3 30, ये आएगा। आशा करता हूं आप सबको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि कैसा लगा आप सभी को। धन्यवाद।